हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है। हमने डोबरेनर के त्रिक के बारे में पढ़ा और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आज जो आवर्त सारणी हमारे सामने है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज में। तो कौन थे? मेंडलीव। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आवर्त सारणी में। भले ही इन्होंने जो आवर्त सारणी दिया था वो अब लागू नहीं होता, पर इनका योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि ये मेंडलीव की जो पर्सनल लाइफ थी ना, काफी इंस्पायरिंग है। मतलब काफी उनका जो नेचर जो था ना, बहुत हार्ड वर्क वाला था। और ये उनके लाइफ से आता है और उनके मदर से भी आता है, ठीक है, उनकी माँ से। उनके उनके स्टोरी के बारे में मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाके यूट्यूब पे या कहीं पे एक बार पढ़े या देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्या था कि उनकी स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि मतलब वो लोग तो एक 17 भाई बहन थे। मतलब सोचिए कितना बड़ा परिवार था। और फिर उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके माँ ने कैसे उन्हें पाला, उन्हें कैसे पढ़ाया, और उनकी माँ की जो सोच थी बहुत उच्च कोटि की थी। मतलब आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। और उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल, उन्हें जब आ, उनका जब काफी नाम आ गया, उनका जब काफी सक्सेस हुआ आगे चल के, तो उन्होंने अपना काफी सक्सेस का श्रेय अपने माताजी को भी दिया। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना विलंब की। हम्म तो पेन में ऑन कर लेता हूँ। रेड। तो हम यही पढ़ रहे थे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये सारे पढ़े, ये सारी चीजें हमने देखा। डोबरेनर्स के त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब पढ़ते हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित। पहले अब कुछ व्यवस्था नहीं प्राप्त हो रहा था, कुछ हमें मिल नहीं रहा था, कुछ वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुआ इतने वर्षों से। न्यूलैंड के अष्टांग के बाद भी कई वैज्ञानिक लगे रहे, पर जो असली जो सक्सेस है, मतलब कुछ सब्सटैंशियल सक्सेस, जाके मेंडलीव को प्राप्त हुआ। और वो उनके उनका उसका श्रेय पूरा उन्हें जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की, ठीक है। आइए देखते हैं क्या किया उन्होंने। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया, तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। आज हमें कितने, बहुत नया नया 92 तो मैंने बताया था प्राकृतिक है ज्ञात। फिर उन्होंने क्या किया, तीन चीज को ध्यान दिया। परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध का अध्ययन किया। उन्होंने ये तीन चीज को पकड़ा। उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, और रासायनिक गुणधर्म क्या है। ये तीनों में को पूरा अच्छी तरह से अध्ययन किया, लिंकेजेस निकाले, क्या लिंक है, कैसा है, और अरेंज करके इसके ऊपर टोटल अध्ययन किया था। देखिए क्या किया उन्होंने। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्स अब देखिए, परमाणु द्रव्यमान तो ठीक है, मिल गया। भौतिक गुणधर्म भी मिल गए, पर जो इम्पोर्टेंट जो जो काम की चीज है वो क्या है, वो है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म पे उन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया खासकर। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूँ। वो क्या किए, वो हर एक एलिमेंट के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ठीक है। बहुत सारा लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट किए हैं।
ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं, अध्ययन किए कि कौन सा एलिमेंट कैसा प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कैसा रिएक्शन करता है। तो इतना सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या पाया, इतना ज्यादा अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि ऑक्साइड अधिकतम पदार्थ, अधिकतम तत्व आइदर अपने ऑक्साइड या हाइड्राइड के फॉर्म में मिलते थे। मतलब ऑक्सीजन से जुड़े हुए यौगिक बनाए हुए मिलते थे या हाइड्रोजन से जुड़े हुए यौगिक बनाए हुए मिलते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने पाया। तो इसीलिए केमिकल या रासायनिक गुणधर्मों के लिए उन्होंने उसके ऑक्साइड या हाइड्राइड को ही चुना। ठीक है, अब होता क्या है अब उन्होंने क्या किया कि जितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, 63, तो 63 कार्ड लिए उन्होंने। 63 कार्ड में हर एक कार्ड के ऊपर उसके परमाणु द्रव्यमान लिखा, फिर उनके तत्वों के क्या लिखे, उनके भौतिक गुणधर्म लिखे और रासायनिक गुणधर्म लिखे, और सबको दीवार पे लटकाना स्टार्ट किया। उनका मेन फोकस क्या था कि जिसका भी प्रॉपर्टी या गुणधर्म मैच करता है, ठीक है, जिसका भी गुणधर्म समान होता है, सिमिलरिटी दिखाता है, उसको एक के नीचे एक रख देंगे। ठीक है, दीवार पे चिपकाते जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने किया। उनका फोकस नहीं था कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया जाए। जैसे कि हमने देखा था न्यूलैंड का मेन फोकस था कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उसको सजाना था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने सजाया था, पर इनका फोकस वैसा नहीं था बिल्कुल। इनका फोकस था केवल जिसका प्रॉपर्टी मैच करेगा, जिसका गुणधर्म मैच करेगा, उसी हिसाब से हम इसको सजाने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए था, अल्टीमेटली हमें ऐसा ग्रुपिंग चाहिए था जिसका गुणधर्म समान, सिमिलर। ठीक है, जो हमारा काम आगे चल के आसान करे। तो इन्होंने बिल्कुल वही किया, कार्ड को दीवार पे चिपकाया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है। अत्यंत सक्रिय मतलब किसी के साथ भी ये अभिक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश तत्वों के साथ बनाते हैं, तो इसके साथ जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म जो है, वो सब मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो मिल जाएगा उसमें। ठीक है, हाँ, तो फाइनली इन्होंने जब अरेंज किया, इन्होंने जब सजाया, ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, अब ये ग्रुपिंग किए जा रहे थे, तो इन्होंने फाइनली ये पाया कि समान गुणधर्म वाले जो अपने इन्होंने अल्टीमेटली क्या निकल कर आया, दीवार पे लटकाया था इन्होंने, तो इन्हें दिखा कि ये तो मतलब दिख रहा है कि आरोही क्रम से सजा हुआ है। किसके आरोही क्रम से, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम से सारे एलिमेंट सजे हुए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इनका मेन फोकस था प्रॉपर्टीज को एक के नीचे एक रखना, और अल्टीमेटली इन्होंने क्या पाया कि ये तो आरोही क्रम से सजे हुए हैं, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम से अगर सजाया जाए तो ये मिल जा रहा है। ठीक है, पर ये हर 8वां एलिमेंट वैसा कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, और एक और बात था कि एक निश्चित अंतराल के बाद भी मिल रहा था। ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद मिल रहा था। तो इससे ये भी पता चला कि एक अगर परमाणु द्रव्यमान को आरोही के द्रव्यमान, अगर परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आरोही क्रम में सजाया जाए तत्वों को, तो एक निश्चित अंतराल के बाद गुणधर्म जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या अपना पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, आइए देखते हैं। इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, ये आपको याद रखना है और समझना भी है साथ ही साथ। ठीक है, तत्वों के, इसको ध्यान से देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान, उनके किसके, परमाणु द्रव्यमान का कैसा है, आवर्त फलन होता है। ठीक है,
इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अगर हम सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं, तो तत्वों के जो गुणधर्म जो है वो निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होंगे। और निश्चित अंतराल के बाद या पीरियड के बाद कोई भी चीज रिपीट होता है तो उसे ही हम आवर्त कहते हैं, है ना। आवर्त का अर्थ ही वही होता है, पीरियड। ठीक है, उसका अंग्रेजी में अर्थ होता है पीरियड। पीरियड मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद कुछ भी चीज रिपीट होना। ठीक है, वापस से रिपीट होना, तो वही है। तत्वों के गुणधर्म जो थे एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रहे थे। कैसे रिपीट हो रहे थे? जब हम उसे परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से आरोही क्रम में सजा रहे थे। समझ में आया? तो यही है, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। आइए आगे देखते हैं कैसा था पीरियोडिक टेबल का। ये था पीरियोडिक टेबल उनका। मैं अपना वीडियोस मिनिमाइज कर देता हूं, तब तक मैं छोटा कर देता हूँ। तो क्या था, अब देखिए इसमें समझ देखने वाली क्या बात है, इन्होंने ऐसे अरेंज किया। कैसा अरेंजमेंट किया वो देखना है। ठीक है, इन्होंने समूह बनाया। समूह मतलब ये कॉलम्स, ये जो है कॉलम्स है। ठीक है, ठीक है, ये जो है कॉलम्स है और ये जो है रोज है। ऐसे जो जाते हैं ना, ये हो गए रो। ठीक है, तो इनके आवर्त सारणी में, मतलब इनके पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या था, इन्होंने सबसे पहले कितने रो कॉलम्स बनाए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। और 8वां जो कॉलम था उसमें 3 सब कॉलम थे। देख रहे हैं, तीन तीन तत्वों को रखने का प्रावधान था। और बाकी जो 7 थे उसमें 2 सब ग्रुप बना दिया, उसमें भी ए बी ए बी ए बी। समझ रहे हैं ना? और रासायनिक क्या गुणधर्म के लिए इन्होंने क्या किया, जो मेन फोकस था इनका, जिसके ऊपर उनका ऑक्साइड लिख दिया। जो इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं वो ग्रुप 1 में रहेंगे। जो RH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, जो R2O टाइप का ऑक्साइड और RH टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, वो इसमें रहेंगे। और यहाँ पे R क्या है आपका? कोई भी तत्व हो गया, जैसे पानी H2O फॉर एग्जाम्पल, H2O, तो हाइड्रोजन इसमें है। ठीक है, सोडियम कैसे बनाता है? Na2O, तो सोडियम इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक और दिखाता हूँ कार्बन का, ये इस पे आ जाइए। ये देखा होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो C की जगह RO2 इन्होंने लिखा। तो ये है समझने वाली बात। तो ऐसा ही इन्होंने सजाया। ठीक है, अब सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्राइड से तो नहीं, ऑक्साइड और हाइड्राइड ही तो सारा गुणधर्म नहीं है, है ना। रासायनिक गुणधर्म तो सारा रासायनिक ऑक्साइड और हाइड्राइड ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर भी इन्होंने 2 कॉलम्स बना दिए। अब आवर्त कितने थे? आवर्त टोटल 6 थे, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आवर्त क्या था, इसी में अरेंज करते थे जब हम, तो वापस से रिपीट होने लगता था। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर 8वां ही रिपीट हो रहा है। 8वां भी होता है, पर हर 8वां रिपीट हो रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे हर 8वां रिपीट नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट्स है, ज्यादा तत्व है। ठीक है, तो बस यही समझना है। समूह जो है टोटल 8 है, और हर 1 से 7 तक जो समूह है वो 2 भागों में बटा हुआ है, ए और बी। और आखिरी जो समूह है जिसे संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है, वो 3 तत्व उसमें रखा जा सकता है। और इधर कितने आवर्त हैं? 1 2 से लेके 6 तक है। ठीक है, और यहां से देखिए चौथे आवर्त में भी 2 श्रेणी है, एक प्रथम श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, जबकि उनके ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया। अब आइए देखते हैं
मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां थी। ठीक है, अब मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उपलब्धियां, क्या हुआ, पहला उपलब्धि क्या था, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को भी कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। ठीक है, एक चीज बताना भूल गया, रुकिए मैं बताता हूँ। एक चीज जो हमने पढ़ा था इससे पहले, हमने क्या पढ़ा था, ये जो सिद्धांत पढ़ा था, ये देख लीजिए इसको एक बार पीरियोडिक टेबल में, इसे यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब बढ़ते क्रम से सजा रहे, ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान, देख रहे हैं, तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ते क्रम के हिसाब से आरोही क्रम में सजाया गया है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, तो यही है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब सजा रहे हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा है एक निश्चित पीरियड के बाद, ये पहले समझ रहे हैं ना, ये निश्चित आवर्त के बाद रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना, एक आवर्त दूसरा आवर्त एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रहा है। अब आगे क्या था हम देख रहे थे, हाँ, आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। हाँ, तो आइए इधर देखते हैं वापस, इधर क्या था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, निकल का कितना है 58.71 और ये कितना है 58.93, तो ये कम है, ये जो है ज्यादा है इसका, है ना, परमाणु द्रव्यमान, तो ये उल्टा हो गया, कम वाला तो पहले रहना चाहिए था, ज्यादा वाला बाद में रहना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि गुणधर्म फिर नहीं मिलते, फिर नीचे दिक्कत आती, समझ रहे हैं ना, इसके नीचे जो है गुणधर्म को मैच कराने के लिए उन्होंने, उनका मेन फोकस था गुणधर्म को मैच कराना, ना कि आरोही क्रम में सजाना। ठीक है, गुणधर्मों को एक तरह के गुणधर्म वालों को एक के नीचे एक रखना, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक एक्सचेंज किया। और कहीं दिख रहा है क्या, देखिएगा, और एक दो जगह भी मिल सकता है, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे, हाँ यहाँ पर तो है, वेनेडियम और क्रोमियम। ठीक है, ये अधिक ये अधिक द्रव्यमान है, जबकि ऐसा अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया क्योंकि ये इस फिफ्थ ग्रुप में आना चाहिए था, फिफ्थ समूह, पांचवें समूह में ये आना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने गुणधर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया। ठीक है, आरोही क्रम में भले ही थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए पर गुणधर्म नहीं बदलना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान, कुछ ये देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मेंडलीफ ने क्या किया, अपने आवर्त सारणी में क्या किया था, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। ठीक है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना गैलियम, यहाँ पे तो देखिए छूटा ही हुआ है, पर ये जो देख रहे हैं ना गैलियम, स्कैंडियम और यहाँ पे टाइटेनियम, ये पहले नहीं था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था अपने सारणी को, तो ये नहीं था, इसको रिक्त स्थान छोड़ दिया था यहाँ पर, और क्या किया था, प्रेडिक्ट किया, मतलब अनुमान लगाया। उनको क्या था ना कि नेचर के ऊपर पूरा भरोसा था, उनको नेचर के ऊपर पूरा विश्वास था कि ठीक है, मैं सबसे पहले तो मैं तो गुणधर्म के हिसाब से सजाऊंगा, और जो खाली रहता है रहने दो। ठीक है, और जो खाली रहता है, सिंस की उस सेम ग्रुप में लाइक कर रहा है, तो उसका प्रॉपर्टीज जो भी है एक एलिमेंट उधर रहेगा ही रहेगा, जो हमने कभी तक खोज नहीं किया। और यही गलती न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड ने क्या किया था, उन्होंने ये मान लिया था कि बस उतने ही एलिमेंट्स हैं और खोजे नहीं जा सकते, पर इन्होंने क्या कहा कि नहीं, नहीं, यहाँ पर अगर रिक्त स्थान है तो इसका
अनुमान किया ऊपर के, सिंस की उसी ग्रुप में थे तो उसी ग्रुप के गुणधर्म के हिसाब से अनुमान लगाया, और जिससे कि उन्हें खोज करने में और आसानी हो गई। उन्हें नहीं, आगे चल के कई वैज्ञानिकों को भी आसानी हो गई खोज करने में तत्वों की। ठीक है, तो ये काफी मतलब फायदेमंद रहा। देखिए क्या हुआ आगे, ये देखिए, एक वो क्या करते थे, ये एका जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एका एल्यूमिनियम, जो भी एलिमेंट उससे पहले रहता था उसका नाम, जो खारिज स्थान पे था उसका नाम वही रख देते थे। जैसे गैलियम का जो नाम था यहाँ पर देखिए, इसी का नाम उन्होंने क्या रख दिया, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और स्कैंडियम का क्या नाम रख दिया था, एका बोरोन। इसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम, इसका नाम रख दिया एका सिलिकन, ठीक है, एका सिलिकन। टाइटेनियम ही था ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, शायद टाइटेनियम नहीं था, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया था, देखिए कितना अच्छा अनुमान था कि 68 होगा, 68 के आसपास। गैलियम का जो एक्चुअल निकला वो 69.7 निकला, एक्चुअल परमाणु द्रव्यमान। और फिर ऑक्साइड का सूत्र देखिए बिल्कुल समान है, क्लोराइड का भी सूत्र एकदम दोनों का सेम है। तो एक तरह से देख सकते हैं कितना एक तरह से फायदेमंद साबित हो गया उनके लिए, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए, ढूंढने के लिए आगे। हाँ सही बोला मैंने, वो एक्चुअली में एका बोरोन और एका सिलिकन जर्मेनियम का नाम था, टाइटेनियम का नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो बोला ना मैंने, ये देखिए ये थोड़ा गलती किया, ये टाइटेनियम नहीं था, ये जर्मेनियम का नाम उन्होंने एका सिलिकन रखा था, ठीक है, जो कि बाद में पाया गया और उन्होंने इस आवर्त सारणी में अपने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होता है, हाँ, और एक अच्छी बात यह थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस जैसे हीलियम, नियन, आर्गन का पता चला, तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो क्या हुआ कि जब नए गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसों की पता चला, तो ये बिना डिस्टर्ब किए क्या हुआ, इस आवर्त सारणी में ही एक और एंड में ऐड कर दिए, एक और कॉलम ऐड कर दिए, ठीक है, बिना छेड़े यहाँ पे आराम से रखा जा सकता था। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया, नियन, आर्गन, समझ रहे ना, ऐसे अरेंज करते गए। तो इससे कोई, ये जो पहला जो स्ट्रक्चर था इनका, इससे कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, समझ रहे ना, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया। चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमने देख ली उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, 3 उपलब्धियां थी, ठीक है। अब देखते हैं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। अब हाइड्रोजन का स्थान जो है ना, क्या था, हाइड्रोजन एक बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, गोपनीय टाइप का है, मतलब गोपनीय नहीं बोल सकते, दोगला रंग दिखाता है, ठीक है, गिरगिट की तरह है, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है ऐसे अल्कली मेटल्स जो है, सोडियम, पोटेशियम, इनके जैसा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ रहे हैं ना, जैसे आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, तो इसी के लिए ऑक्साइड तो ये इन्हीं के जैसे बनाता है, जैसे सोडियम का भी सोडियम ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम का भी पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, इसी तरह से, समझ रहे हैं ना। पर जब नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये किन के तरह एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 एग्जिस्ट करता है, तो ये हाइड्रोजन भी H2 से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस तरह से। अब समझ रहे हैं ना, अब NaCl जो है, क्लोरीन ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, हाइड्राइड भी सोडियम ऐसा ही बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, तो इनके साथ भी इनके जैसा भी बिहेव करता है और इनके जैसा भी बिहेव करता है। पर मेंडलीव ने क्या किया, इनके वाले ग्रुप में हाइड्रोजन को डाल दिया, ठीक है, और एकदम दृढ़ता से डाल दिया, जो कि उन्होंने गलती किया, जो कि
वहां पे जस्टिफाइबल नहीं था, यहाँ पे भी तो डाल सकते थे, है ना। तो ये आप देखेंगे इनकी आवर्त सारणी में, ये देखिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को इनके ग्रुप में डाल दिया, लिथियम, सोडियम, समझ रहे हैं ना, पोटेशियम, इनके ग्रुप में भी तो डाल सकते थे, पर इन्होंने नहीं डाला। ठीक है, सभी तत्वों की समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। अब देखिए बाद में क्या हुआ, समस्थानिक पदार्थ आने लगे, और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या है, जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे गुणधर्म बदलते रहते हैं, और फिर एक टाइम पे जाके रिपीट होता है। पर क्या होता है, समस्थानिक पदार्थ को हम जानते हैं, मैंने बताया था क्लोरीन जो था, एक एग्जांपल ले लीजिए, क्लोरीन 35, क्लोरीन 17, 37। अब इस चक्कर में क्या होता है, अब रासायनिक जो क्या बोलते हैं गुणधर्म जो है वो नहीं बदलते, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, परमाणु संख्या के ऊपर। ठीक है, समस्थानिक पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म जो है एकदम समान रहते हैं, एकदम सेम। तो वहां पे तो फेल हो गया, उन्होंने बोला था कि आरोही क्रम में सजाएंगे तो चेंज होता है और फिर एक टाइम बाद रिपीट होता है, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसे रखे भी तो कहाँ रखे, टेबल में। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। क्लियर करता हूँ स्क्रीन। फिर क्या था, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। ठीक है, हाँ, इससे क्या हुआ कि अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ टेबल में। ठीक है, अब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जा रहे हैं, 29 यहाँ पे भी देखिए उल्टा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब क्या था, वो बोलना चाह रहे एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते वक्त जो परमाणु द्रव्यमान जो है एक निश्चित, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, मतलब 3 पॉइंट कुछ बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है या 3 बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से कुछ, मतलब एक निश्चित संख्या से नहीं बढ़ रहा था। तो इससे क्या हो गया, चलिए ठीक है, एक तो फायदा हुआ था कि हम इसके नीचे वाले तत्व का अनुमान लगाकर, इनके रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से अनुमान लगाकर इनकी खोज कर सकते हैं, जिससे हमें खोज करने में आसानी हो जाती है। पर वो ये नहीं बताते कि इन दोनों तत्वों के बीच कितना, कितने तत्व और हैं। अब यहाँ पे तो 4 बढ़ रहा है, 3 बढ़, यहाँ 4 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है, यहाँ पे तो देखिए कितना बढ़ गया। अब इन दोनों के बीच कितने तत्व हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो ये बताने में असक्षम था इनका। पर फिर भी इन्होंने काफी कुछ, मतलब एक तरीका दे दिया था, रास्ता दिखा दिया था कि कैसे करना है। और हुआ क्या ना, देखिए उस समय तक तो परमाणु संख्या के बारे में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन का मैंने बताया था अभी। ठीक है, क्लोरीन का मैंने बताया 17, 35, एक तो उनको पता नहीं था उस समय, तो आया नहीं था ना वो, ये समस्थानिक, और फिर उनके जाने के बाद आया शायद, डिस्कवर होने लगे, या अंतिम समय में है। तो और दूसरा बात यह था कि परमाणु संख्या के बारे में उस समय ज्ञात नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आया था वो आया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में, फिर प्रोटॉन जाके मिला 1917, 1900 कब मिला था, 1913 में रदरफोर्ड ने, नील्स नील्स बोर ने। ठीक है, प्रोटॉन का ज्ञात किया था, और प्रोटॉन का ज्ञात किया, और उस समय ही जाके फिर एटॉमिक नंबर का, मतलब परमाणु संख्या क्या ज्ञात हुआ। ठीक है, एक कंसेप्ट आया, और वहीं से जाके एटॉमिक का, एटम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना। ठीक है, उससे पहले तो कोई स्ट्रक्चर उतना खास नहीं था, पता नहीं था कि कैसा स्ट्रक्चर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो और नील्स बोर को इसके लिए अवार्ड भी मिला था 1922 में, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं, उन्हें नहीं पता था, तो उस समय अगर पता होता तो शायद वो कुछ इससे लिंक निकालते, पर ठीक है, उन्हें नहीं पता था, पर जितना भी पता था उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया। ये तो उनके करने के बाद, मतलब आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन को ठीक है सही स्थान नहीं दिए, ये एक बोला जा सकता है, पर ये दोनों तो मतलब था ही नहीं उनके समय में।
ठीक है। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि काफी अच्छा काम उन्होंने किया, मेंडलीफ ने काफी अच्छा काम करके दिखाया, ठीक है। इसीलिए काफी इज्जत है उनकी। और जब एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ उपलब्धियों में, जब उन्होंने ये चीज पाया ना, जब उन्होंने ये डिस्कवर किया, पहले से प्रेडिक्ट किया, पहले से क्या बोलते हैं उसे, काफी दूरदर्शी टाइप का उनका आवर्त सारणी लगने लगा लोगों को। जब वो पहले से प्रेडिक्ट किए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा एक एलिमेंट है ही, और फिर पाया गया वो एलिमेंट, तो लोगों में और विश्वास बढ़ा, ठीक है। रसायनज्ञों में, ठीक है, केमिस्ट में, केमिस्ट बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है, और वैज्ञानिकों में बहुत उनके आवर्त सारणी के प्रति विश्वास बढ़ा, और उनका भी उनके लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ा, ठीक है। तो काफी प्रसिद्ध हुए इस वजह से वो, एक तरह से भविष्यवाणी करना, ठीक है। पर ये भविष्यवाणी हवे हवे में नहीं था, उन्होंने काफी मेहनत की थी इस चीज के लिए, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनल, होपफुली वो फाइनल वीडियो होगा, उसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, और वो काफी मजेदार है, ठीक है। बाय, सी यू।